नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग जैसे कि अनुच्छेदों के सिलसिला को जारी रखा है। आज हम लोग जो है अनुच्छेद 58 यानी आर्टिकल 58 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 57 यानी अनुच्छेद 57 के बारे में समझा था। ठीक, उसमें क्या क्या बातें थी, क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या बातें रखी गई हैं, एक राष्ट्रपति के लिए क्या क्या प्रावधान है, ये सारे हम लोग देख रहे हैं। आर्टिकल 51 से देख रहे हैं। ठीक, जो संघ की कार्यपालिका होती है 51 में 36 से लेकर 51 तक तो राज्य के रीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक यानी आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक हम किसके बारे में बात करेंगे? संघ की कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग 58 तक पहुँचे हैं। यानी हमारे जो सफ़र स्टार्ट हुआ था अनुच्छेद 1 से लेकर हम लोगों ने अनुच्छेद 58 तक आज चर्चा कर लेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 59, 60, 61, जो 61 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, अगर पढ़े होंगे एक दो बार भी। तो 61 ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अगर उसे 5 साल से पहले हटाना है, उसके कार्यकाल शेष रहने से पहले हटाना है, तो प्रक्रिया होती है जो संसद द्वारा लाई जाती है। हम लोग आर्टिकल 61 में उसके बारे में विस्तार रूप से समझेंगे। आज का जो आर्टिकल है यानी आर्टिकल 58 है, इसमें सेवा शर्तों की बातें की गई है कि क्या शर्त होनी चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए, किसी उम्मीदवार के लिए क्या क्या शर्त होंगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि लाभ का पद क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कोई भी उम्मीदवार अगर जैसे नामांकन पत्र दाखिल करने जाता है तो उसके लिए क्या होता है, कुछ शर्तें होती हैं कि आपको इतने पैसे जमानत के रूप में जमा करने पड़ेंगे। अगर आप कुछ जितने डाले गए वोट हैं, अगर आप उसका कुछ हिस्सा, एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, अगर उसको आप प्राप्त नहीं करते तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, लेकिन अब ये भारत का प्रथम नागरिक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग विस्तार से समझेंगे कि इसकी क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। योग्यताओं में जैसे आप लोग जानते होंगे क्या क्या होना चाहिए, जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कि इस राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्मीदवार खड़ा है उसका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अधिकतम की तो कोई वर्णन नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। अधिकतम अगर आपसे कहीं से भी सवाल पूछे जाए तो आप सीधे लिख दीजिएगा कि अधिकतम की कोई प्रावधान है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र यानी अधिकतम आयु निर्धारित किया जा सके। तो न्यूनतम की बातें की गई है, लेकिन अधिकतम की बातें नहीं की गई है। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या है ये राष्ट्रपति के लिए अहर्ताएं। अहर्ताएं से क्या तात्पर्य होता है? अहर्ताएं से होता है योग्यता। क्या होता है? योग्यता। कि देखिए, अहर्ताएं, निहर्ताएं, ये शब्द संविधान में हमारे पॉलिटी जो है, इसमें पॉलिटी सेगमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा, ये शुद्ध हिंदी है एक प्रकार से। अहर्ताएं यानी एक राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति अगर बनना चाहता है, निर्वाचित होना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या शर्त है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक से क्या तात्पर्य हो? वो भारत का नागरिकता प्राप्त किया हो। ठीक, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य अगर है तो क्या होगा? ठीक, अगर है तो हम लोग आर्टिकल इसके जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें हम लोग समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा या फिर किसी विधानसभा का सदस्य है, ठीक, या फिर किसी राज्य का राज्यपाल है, तो क्या होगा, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग आज ये भी समझ लेंगे कि लाभ का पद क्या होता है, लाभ के पद में कौन कौन शामिल नहीं होते हैं, लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, जो कि प्रायः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे ही ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। निर्वाचित नहीं हुआ हो, योग्यता रखता हो। संघ या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में
किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। ठीक, लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद क्या होता है, हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे। लाभ के पद का जो निर्धारण होता है वो संसद करती है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, लाभ के पद का निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी, कौन सा पद लाभ का है कौन सा नहीं है। ठीक, वर्तमान में राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री, किसी भी मंत्री को लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता है। वह राष्ट्रपति के लिए क्या माना जाएगा, योग्य उम्मीदवार होगा। ठीक, आप इससे ये समझिएगा कि कोई भी हो व्यक्ति, अगर वो क्या हो, वो राष्ट्रपति अगर हो, मान लीजिए वो वर्तमान में वो राष्ट्रपति हो तो उसको लाभ के पद पे नहीं माना जाएगा। अगर वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है तो भी उसको क्या किया जा सकता है, वो राष्ट्रपति के लिए योग्य है। अगर वह किसी राज्य का राज्यपाल है तो भी उसको योग्य माना जाएगा। अगर वह किसी केंद्र में कोई किसी विभाग में या फिर किसी डिपार्टमेंट में कोई मंत्री है या फिर राज्य का कोई मंत्री है, ठीक, उसको लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है। ठीक, आखिर तब इनको लाभ के पद क्यों नहीं माना जाता है, ये लाभ का पद नहीं, ये सेवा का पद है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कोई स्थायी वो ही नहीं है, कार्यकाल ही नहीं, पद ही नहीं है, इनको कभी भी हटाया जा सकता है। इस कारणवश जैसा कि कहा जाता है कि इनका जब पद स्थायी नहीं होता है तो इनको क्या कह दिया जाता है कि ये लाभ का पद नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे वर्तमान में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, ये भी क्या थे, ये राज्य के राज्यपाल थे। तो ये राज्यपाल तो थे लेकिन ये क्या बन गए, राष्ट्रपति बने कि नहीं बने। इस कारणवश ये इनको लाभ के पद पे नहीं माना जाता है। आप इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जा सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति हो वर्तमान में, उपराष्ट्रपति हो या फिर किसी राज्य का राज्यपाल हो या फिर केंद्र का या फिर राज्य का कोई भी मंत्री अगर हो तो उसको लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। ठीक, और वह राष्ट्रपति पद के लिए क्या होगा, योग्य माना जाएगा। ठीक, लाभ के पद में क्या क्या शामिल नहीं माना जाता है। ठीक, जैसा कि मैंने नोट लगा के लिख दिया, आपको क्लियर हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप माइंड में कोई भी ऐसी बातें ना रखिएगा। अगर निर्धारण का प्रश्न आता है तो सीधे संसद आप लगा दीजिएगा। ठीक, और लाभ के पद में कौन कौन शामिल नहीं होगा, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री। संघ से क्या तात्पर्य होगा आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग पुराने व्यूवर्स होंगे या पुराने सब्सक्राइबर होंगे, हमारे फैमिली मेंबर होंगे, तो संघ का तात्पर्य होता है केंद्र, यानी केंद्र का कोई भी मंत्री हो, राज्य का कोई मंत्री हो, वो लाभ के पद में शामिल नहीं होगा। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए, यानी जो व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहा है कि कहे कि हाँ हम क्या करना चाहते हैं, नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना आवश्यक है। ठीक, प्रस्तावक का तात्पर्य होता है कि 50 लोग ये प्रस्ताव लाएं कि हाँ फलाने जो हैं या ये जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है, निर्वाचित होने के लिए योग्य है, तो इनके नाम का क्या लाएंगे, ये प्रस्ताव लाएंगे 50 लोग। अनुमोदक का मतलब ये होता है कि ये जो प्रस्ताव आएगा उस पर सिग्नेचर करेंगे 50 लोग कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये योग्य है, ये व्यक्ति योग्य है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा ना करे, जाके डायरेक्ट ही नामांकन पत्र दाखिल कर दे, तो क्या उसको स्वीकार माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। आप इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस पर भी कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है तो उसके लिए क्या सेवा शर्तें होनी चाहिए। ये छोटा सा सेवा शर्त है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसके लिए 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 लोग क्या करें, प्रस्ताव लाएं और 50 ही लोग उस पर सिग्नेचर करें। ये बात को क्लियर करें कि हाँ ये जो व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने जो ये नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, ये निर्वाचित होने के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए ये योग्य हैं। ठीक, तो आप इसको ये समझिएगा। अब इसके साथ साथ इनको जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर वो चाहे स्थानीय निकाय में कहीं पर भी वो अगर इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हो या फिर वो ग्राम पंचायत पे लड़ रहे हो, चाहे नगर निगम पे लड़ रहे हो, उनको एक जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो भारत का प्रथम नागरिक बनने के लिए आपको एक जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। वो क्या है, वो 15,000 रुपये का है।
या तो रिजर्व बैंक में जमा करें या तो किसी सरकारी बैंक में जमा करें। मैक्सिमम क्या होता है, एसबीआई में सब जमा करते हैं। किस में जमा करते हैं, एसबीआई में जमा करते हैं। ठीक, रिजर्व बैंक में या सरकारी खजाने से तात्पर्य होता है कोई सरकारी बैंक में वो जमा कर दें। ठीक, यदि मान लीजिए उम्मीदवार क्या करे, कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई उम्मीदवार है, जितने वोट डाले गए हैं यानी टोटल जितने वोट डाले गए हैं, अगर उसका 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता है तो इस स्थिति में ये होगा कि उसकी जमानत की राशि क्या हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। मान लीजिए कि 1,20,000 क्या हुए वोट पड़े हैं और अगर ये 1/6 इसका नहीं प्राप्त करता है तो सीधी सी बात है, अगर वो 20,000 वोट भी यानी 20,000 मत भी अगर प्राप्त नहीं करता है, उसकी जमानत की राशि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी और सरकारी खजाने में बंद हो जाएगी। अगर मान लीजिए उसने प्राप्त कर लिया तो क्या होगा, तो उसकी ये राशि जो है उसको पुनः वापस दे दी जाएगी। अगर मान लीजिए व्यक्ति विजयी हो गया तब क्या होगा, तो इसको पूरी की पूरी जो राशि होगी, ये 15,000 जो इसने जमा किया है, इसको पूरी की पूरी क्या की जाएगी, दे दी जाएगी। ठीक, तो आइए एक बार हम लोग फिर से समझते हैं क्या है ये। हम लोग ये समझ रहे हैं कि आर्टिकल 58 में क्या बातें कही गई हैं, ये योग्यताओं की बातें की गई है। आगे हम लोग शपथ के भी बारे में समझेंगे। इसमें शर्त और योग्यता के बारे में बात की गई है। शर्त के रूप में क्या है कि उसको 50 लोग अनुमोदक होने चाहिए, 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए और उसको 15,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, जमानत राशि के रूप में जमा करने पड़ेंगे रिजर्व बैंक में या फिर किसी सरकारी खजाने या फिर सरकारी बैंक में। अगर वो कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक, उसके साथ साथ क्या है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, हो चुका हो, 35 वर्ष से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी होगी। ठीक, जैसा कि 1-2 वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, लक्ष्मीकांत सर भी इस्तेमाल किए हैं कि वो पागल दिवालिया ना हो। पागल दिवालिया से क्या तात्पर्य होता है, वो मानसिक रूप से संतुलित हो, असंतुलित ना हो, कहीं वो गलत डिसीजन ले लिया था, तो इसलिए क्या होना चाहिए, न्यायालय द्वारा वो पागल दिवालिया घोषित ना हो। ठीक, और वो लाभ के पद पर ना हो, सीधी सी बात। अब लाभ के पद कौन कौन से नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति पद पे अगर है, अगर उपराष्ट्रपति पद पर है, किसी राज्य का राज्यपाल है तो भी वो लाभ के पद में नहीं आएगा। अगर वह संघ या राज्य यानी केंद्र के किसी मंत्री के रूप में अगर है वह, या फिर वह राज्य का कोई मंत्री है तो भी वह लाभ के पद में शामिल नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 58 के बारे में समझा है। आर्टिकल 58 को हम लोगों ने अच्छे से समझा, इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आप इसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको फिर समझिएगा कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न कई बार पूछ लिए गए हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।